सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की बात करेंगे, तो देखिए सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड दो प्रकार की हैं, ठीक है, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल। उत्तराखंड जो है बहुत पुराने टाइम से, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि स्टोन एज के टाइम से उत्तराखंड में इंसान रहते हैं, तो दैट मीन्स यहाँ की हिस्ट्री भी रिच है और काफ़ी एविडेंस भी है जिससे हम यहाँ की हिस्ट्री को एक तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो दो जो प्रोमिनेंट सोर्सेस है दे आर लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी सोर्सेस की बात करें तो सबसे जो पुराना डिस्क्रिप्शन उत्तराखंड का जो है, आपने प्रीलिम्स में भी पढ़ा ही होगा, ये रिलीजियस लिटरेचर से आता है, जैसे कि वेद, रामायण, महाभारत, पुराण, बुद्ध स्क्रिप्चर्स। जैसे कि बैटल ऑफ 10 किंग्स अगर आपने सुना होगा ऋग्वेद में, 10 रंजना जी जिसको बोलते हैं, तो इसके विजेता थे, ये था 1 वर्सेस 10। एक राजा थे जिनका नाम था सुदास, उन्होंने ही टुक ऑन 10 ट्राइब्स, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है बैटल ऑफ 10 किंग्स। ये त्रित्सु ट्राइब के थे, ये ओवरऑल ये लोग भरत वंश के थे, और ये लोग थे त्रित्सु ट्राइब के। और त्रित्सुस क्या थे, कुरुस की एक ब्रांच थी, और कुरुस का जो नर्दर्न डोमेन था वो उत्तराखंड उसके अंडर आता था, ठीक है, उसको उत्तर कुरु बोला जाता था। ऋग्वेद में भी इस इलाके को हिमवत बोला जाता है, अगेन ऋग्वेद में ही, ये बैटल ऑफ 10 किंग में ऋग्वेद में ही है, ठीक है। ऋग्वेद में काफी ट्राइब्स या जन्स की बात की जाती है, और डॉक्टर यशवंत कटोच, आपने इनका नाम सुना हुआ, रिसेंटली इनको एक पद्म भूषण अवार्ड भी मिला हुआ है। इनका यह मानना है कि जो पर्वत जन जो ऋग्वेद में मेंशन्ड है, वो इस इलाके में यानी उत्तराखंड हिमालयी इलाके में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। देन अगर ब्राह्मणास की बात की जाए, तो अगर आपको पता है जो हमारे जो लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर, उसमें 4 मेजर लिटरेचर है। एक हो गए वेद, वेद संहिता जिसमें आपके 4 वेद आ जाते हैं, देन कम्स ब्राह्मणास, देन आर्यण्यक, एंड देन फाइनली उपनिषद, ठीक है। तो ब्राह्मण्स क्या होते थे, ये वेद के अपेंडेज होते थे, मतलब ये एक तरीके से वेद को और इलेबोरेटली एक्सप्लेन करते थे विद रिचुअल्स, मंत्रस वगैरह इसमें मेंशन थे। तो यहाँ पे उत्तर कुरु का मेंशन है, जिसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है एकदम सेंट्रल हिमालय जैसा लगता है, वेरी सिमिलर टू दैट, ठीक है। अब उत्तर कुरु जो टर्म है वो हमें महाभारत में भी दिखाई देता है, स्कंद पुराण में भी दिखाई देता है, राज सरंगिनी जो काल्हाना ने लिखे थे जिसमें कश्मीर के हिस्ट्री है, वहां पे भी दिखाई देता है। और बृहद संहिता जो वराहमीर जो है मैथमेटिशियन थे फेमस, उन्होंने भी इसका ये इस टर्म का मेंशन किया हुआ है। और अभी हमने देखा था उत्तर कुरु कहाँ पे हमें दिखाई देता है, इतरे ब्राह्मण में। तो बोला जा सकता है कि जो उत्तर कुरु की बात यहाँ सब हो रही है, महाभारत, स्कंद पुराण, राजरंजनी, प्रिय संवत, वो सब इसी एरिया की बात हो रही है, सेंट्रल हिमालय। और सेंट्रल हिमालय जो है वो उत्तराखंड को भी बोला जाता है, उत्तराखंड उसके अंडर आ जाता है। सिमिलरली महाभारत के जो कुछ पर्व है, जैसे सभा पर्व, वन पर्व, भीष्म पर्व, यहाँ पे हम कुनिंदा विषय के बारे में सुनते हैं। और अभी आप आगे हिस्ट्री में जाके पढ़ेंगे, कुनिंदा दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट पॉलिटिकल डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड, मतलब पहली ऐसी डायनेस्टी है जिन्होंने पूरे उत्तराखंड को रूल किया था। उसका मेंशन हमें महाभारत में दिखाई देता है, और बोला जाता है इनके रूलर उस टाइम से सुबाहु, और इनके कैपिटल होते थे सुबाहपुर, दैट इज जो आज का श्रीनगर है, जो हमारे टेहरी पौड़ी के बॉर्डर में जो सिटी है। देन रामायण में भी एक मेंशन है उत्तराखंड का, बट इट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या, बोला जाता है कि जब लक्ष्मण जी को इंजरी हो गई थी, और जो श्री राम है उनके वैद्य ने बोला था कि कुछ स्पेसिफिक जड़ी बूटियां चाहिए जो सिर्फ हिमालय में मिलती है, तो हनुमान जी को टास्क दिया गया था कि आप वो बूटियां लेकर आइए हिमालय से। तो हनुमान जी जब पहुंचा था यहाँ पे, तो उनको एग्जैक्टली वो संजीवनी बूटी समझ नहीं आई थी कौन सी है, तो उन्होंने पूरा पहाड़ ही उखाड़ दिया था। तो दैट पहाड़ इज कंसिडर्ड टू बी माउंट द्रोणागिरी, ठीक है, यह गंधमादना। अभी आज भी आप अगर चमोली डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो फिर आपको ये द्रोणागिरी या दूनागिरी पीक दिखेगा। एंड वहाँ पे कई लोकल विलेजेस की ये भी मान्यता है, वो लोग अभी भी बहुत पुरानी ट्रेडिशन चल रहा है कि वो लोग हनुमान जी से नाराज रहते हैं। हम वहाँ के विलेजेस से अगर हनुमान जी का मेंशन करेंगे तो नाराज होंगे। क्यों, क्योंकि मान्यता है कि हनुमान जी जब द्रोणागिरी लेकर गए थे तो वापस रखना भूल गए, उन्होंने वापस नहीं किया था। उन्होंने वहाँ गाँव वालों को प्रॉमिस किया था कि मैं ले जाके वापस कर दूंगा, बट इन लोगों का मानना है कि उन्होंने वापस नहीं किया, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन। देन रामायण में ये भी बोला जाता है कि रावण जो थे उन्होंने अलकापुरी नाम की एक जगह को कैप्चर किया था और कैलाश पहुंच गए थे।
और कैलाश पहुंच के इन्होंने कैलाश को उठाने की कोशिश करी थी, जिसके बाद शिव जी ने आउट ऑफ फ्यूरी उनको पनिश भी किया था। अब कैलाश पर्वत कहाँ पे है? ये है चाइना कुमाऊं बॉर्डर में। तो ये एक तरीके से इनडायरेक्ट रेफरेंस है कहाँ का? उत्तराखंड का। कहाँ पे? रामायण में। तो ये हमने देख लिया। उत्तराखंड के मेंशन हमें वेद से लेकर महाभारत, रामायण, ब्राह्मणस हर जगह मिल जाते हैं। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी उत्तराखंड का मेंशन है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट सच एज विनय पिटका, दिव्य वादना, कथा सरिता सागर। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे एक टर्म आपको दिखा सुनने में आएगा जिसे कहते हैं उसिरा ध्वजा या उसिरा गिरा। इस एरिया को हम हरिद्वार के आसपास के एरिया से आइडेंटिफाई करते हैं। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी हमें उत्तराखंड के कुछ एरिया का मेंशन मिल रहा है। बट सबसे जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है जहाँ पे हमें उत्तराखंड बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, दैट इज इन स्कंद पुराण। ठीक है। अब स्कंद पुराण में हिमालय को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है। नेपाल, मानस, केदार, जलंधरा और कश्मीर। अब देखिए ये ईस्ट टू वेस्ट अरेंज्ड है। अब नेपाल आपको पता है कहाँ पे है। मानस जो है, मानस खंड जो है, ये कुमाऊं को बोला जाता है। आज के टाइम में कुमाऊं एरिया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड को हम ज्योग्राफिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कुमाऊं एंड गढ़वाल। एंड ये डिवीजन रिसेंट नहीं है, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। इनफैक्ट आप अभी देख सकते हैं तो ये स्कंद पुराण के समय से चलता आ रहा है। तो कुमाऊं एरिया को बोलते थे मानस खंड और गढ़वाल एरिया को बोलते थे केदार खंड। ठीक है। अभी भी एक योजना है मानस खंड पर्वतमाला योजना, जिसके अंतर्गत जो सरकार जो है वो कुमाऊं एरिया में टूरिज्म को प्रमोट करना चाहती है। तो उन्होंने भी ये टर्म यूज किया, एंशिएंट टर्म यूज किया, मानस खंड। अब जलंधरा, ये मोस्ट प्रोबेबली हिमाचल एरिया को बोला जाता होगा। एंड कश्मीर तो आपको पता है कश्मीर क्या है। ठीक है। अगेन मानस खंड कुमाऊं एरिया में है। इसको डिस्क्राइब कर रखा है अच्छे से। काफी जैसे आज के जमाने के जो प्लेसेस है, नैनीताल, बागेश्वर, इनका भी मेंशन है। बोला जाता है कि नंदा देवी और कालागिरी माउंटेन्स के बीच का जो एरिया है दैट इज मानस खंड। अब नंदा देवी आपकी इस साइड पड़ जाती है और कालागिरी आपका इस साइड पड़ जाता है, ईस्ट में। ठीक है। कालागिरी इज द सोर्स ऑफ काली रिवर। काली रिवर यहाँ से कहीं काला पानी जो एरिया है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहां से इमर्ज होता है। एंड काला पानी करंटली इज द बॉर्डर बिटवीन उत्तराखंड एंड नेपाल। अभी रिसेंटली आपने कंट्रोवर्सी भी सुनी होगी। नेपाल और ब्रिटिशर्स के बीच में अग्रीमेंट हुआ था कि काला पानी के वेस्ट जो भी एरिया है वो इंडिया के अंडर आ जाएगा, एंड काला पानी की ईस्ट जो भी एरिया है नेपाल के अंडर आ जाएगा। ओवर द इयर्स काला पानी का क्या पता रूट चेंज हो गया, तो भी नेपाल वो एरिया को जो भी काला पानी की ईस्ट में आ गया, नेपाल उसको सॉरी काली रिवर के ईस्ट में आ गया। नेपाल उसको अभी भी क्लेम कर रहा है। बट वो एडमिनिस्ट्रेटिवली वो इंडिया के अंडर बहुत टाइम से चल रहा है। दैट इज अ कॉन्ट्रोवर्सी जो चल रही है अभी नेपाल और उत्तराखंड के बीच में। केदारखंड क्या बोला जाता है? केदारखंड गढ़वाल को बोला जाता है। इन्हें बोला जाता है कहाँ से है? गंगाद्वार से लेकर नंदा देवी। गंगाद्वार हम बोलते हैं हरिद्वार को। ठीक है। अब सेक्युलर लिटरेचर की बात की जाए, सेक्युलर मतलब जिनका रिलीजन से ज्यादा लेना देना नहीं है, तो कालिदास के कुमार संभवा में भी उत्तराखंड का मेंशन है। बाण भट्ट के हर चरित्र में भी हम उत्तराखंड का मेंशन देखते हैं। हर चरित्र किसके लिए लिखी गई थी बाण भट्ट द्वारा? ये राजा हर्षवर्धन के लिए लिखी गई थी। ठीक है। जो एक टाइम पे प्री मिडिवल पीरियड में ये पूरे नॉर्थ इंडिया के किंग थे। ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में इनका डोमेन में उत्तराखंड के भी काफी एरिया आ जाता था। अब काल्हाना ने एक कश्मीर की हिस्ट्री के ऊपर एक बुक लिखी थी जिसको बोला जाता है राज तरंगिनी, जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था कि कश्मीर के बहुत ही फेमस एंड पॉपुलर पावरफुल किंग होते थे, ललित आदित्य मुक्तापीड़ा, जिनका बोला जाता है जिनके कॉन्क्वेस्ट जो है सेंट्रल एशिया तक गए थे। बोला जाता है इन्होंने भी गढ़वाल को आके कैप्चर किया था। उसके अलावा भी काफी किताबें हैं जो राजाओं ने लिखी है या इतिहासकारों ने लिखी है। उससे भी हमें काफी कुछ पता चल जाता है। मोलाराम इज अ वेरी फेमस हिस्टोरियन। ठीक है। ये आई थिंक परमार किंग्स के जो मिडिवल पीरियड में जो गढ़वाल के जो किंग्स हैं जिनको परमार किंग्स बोला जाता है, जिनके फैमिली से अभी भी आपने सुना होगा टेरी के जो इलेक्टेड लीडर है, जो शाह रानी है, वो उसी फैमिली से बिलोंग करती है। तो मोलाराम उनके कोर्ट परमार किंग्स के कोर्ट में काम करते थे। और ये एक पोएट थे, पेंटर थे, स्कॉलर थे, बहुत सारी चीजें करते थे। तो इन्होंने काफी किताब लिखी लिखी है। जैसे
गढ़ राजवंश का इतिहास, गणिका नाटक, गढ़ गीता संग्राम, रण बहादुर चंद्रिका, ठीक है, एक्सेट्रा। इस सब में इन्होंने गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखा, ब्रिटिश पूरे पीरियड्स के बारे में मेंशन कर रखा है, जिससे हमें एक थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है कि उस टाइम पे उत्तराखंड की कंडीशंस क्या थी, चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो। सभासार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल। ये लिखी गई थी टेरी के सबसे पहले राजा किंग सुदर्शन शाह, ठीक है। वहां पे भी इन्होंने एक तरह से अपनी हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकली लिखने की कोशिश करी है। हरे कृष्ण रतूरी ये टेहरी के दीवान थे, ठीक है। इन्होंने भी बुक लिखे है गढ़वाल का इतिहास। देन पोएट गुमानी पंत, दिस अ वेरी फेमस नेम, गुमानी पंत। ये कुमाऊं के एक पोएट थे, प्रोमिनेंट पोएट थे। ये पोएम्स लिखते थे और पोएम्स के थ्रू हमें कुमाऊं में जो चल रहा है उस टाइम, जो भी चलन है, चाहे सोशियोलॉजी हो या पॉलिटिक्स हो या कल्चर हो, उसके बारे में हमें कुछ आइडिया आ जाता है। अब रुद्रचंद ये कुमाऊं के एक राजा थे चंद वंश के। जैसे गढ़वाल में परमार रूल करते थे, कुमाऊं में चंद रूल करते थे। रुद्रचंद जो थे वो अकबर के कंटेम्प्रेरी या समकालीन रूलर थे। उन्होंने दो बहुत फेमस किताब लिखी हुई है। एक को बोलते हैं धर्म निर्णय, जिसमें उन्होंने सोशल रिलेशन और सिविल लॉज के बारे में लिखा हुआ है। मतलब उन्हें बेसिकली जो भी सोशल रिलेशन होने चाहिए बाप बेटे के, स्टूडेंट टीचर के, एक्सेट्रा, हर चीज उन्होंने मेंशन कर रखी है। क्योंकि उस टाइम जो राजा महाराजा होते थे, दे वर सपोज टू बी दी अपहोल्डर ऑफ सोशल ऑर्डर। सिर्फ उनका काम पॉलिटिकल चीजें देखना, लॉ एंड ऑर्डर, इकोनॉमिक्स नहीं था, बट सोशल ऑर्डर भी इंश्योर करना कि ढंग से चल रहा है, वो भी उन्हीं का काम था, ठीक है। और एक और उन्होंने बुक लिखी थी जिसे सैनिक शास्त्र बोला जाता है। ये हंटिंग के ऊपर लिखी थी। राजा महाराजा शौकीन हुआ करते थे और हंटिंग के लिए ये लोग हॉक्स का यूज करते थे। हॉक्स जाके जो प्रे, जो भी जिनको भी उनको हंट करना है उसको स्पॉट करते थे, एंड देन राजा महाराजा जाके उनकी हंटिंग करते थे। जब इस्लामिक रूल स्टार्ट हुआ था दिल्ली में, तभी काफी क्रॉनिकल्स लिखे गए थे जो उत्तराखंड का मेंशन करता है। वन ऑफ द प्रोमिनेंस इंक्लूड अकबरनामा जो अबुल फजल ने लिखा था, उसमें उत्तराखंड मेंशन किया हुआ है। देखिए जो उत्तराखंड के जो किंगडम्स होते थे परमार और चंद, वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट और सेमी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में रहते थे। वो लोग मुगल्स के एकदम से अधीन नहीं हुए, सबॉर्डिनेट या वैसल रूलर्स नहीं हुए। हाँ ये है, कभी ना कभी उन्होंने मुगल्स को एज देयर ओवरलॉर्ड माना। फिर जो वैसल्स को करना पड़ता है, जैसे कि अटेंडेंस देना या आर्मी भेजना, वैसे हल्के फुल्के उन्होंने चीज कर रखी है, बट मोर लेस देवर इंडिपेंडेंट और सेमी इंडिपेंडेंट। इवन अगर आप मुगल मैप्स देखेंगे तो आप नोटिस करना उसमें आपको उत्तराखंड उनके किंगडम का पार्ट नहीं दिखेगा। अब एक बदौनी जो नामक एक हिस्टोरियन थे, मुल्ला बदौनी, उन्होंने भी लिखा हुआ है तारीख ए बदौनी, जिसमें ने रुद्रचंद जो कुमाऊं के राजा थे उस टाइम, उनको एक जमींदार बोला गया है। तो इससे देखिए, जमींदार बोला गया है तो इससे दो चीजें बोल सकते हैं। या तो उनका किंगडम उनको उस टाइम इतना छोटा लगा हो एज कम्पेयर टू मुगल का किंगडम, कि उनको लगा हो कि जमींदार है। या ये भी हो सकता है जो बदौनी थे ये थोड़े बिगेटेड इनके व्यूज होते थे। बिगेटेड मीन्स ये काफी जेलस मुस्लिम थे, तो इनको बाकी रिलीजन इतने पसंद नहीं थे। तो ये भी बोला जा सकता है कि ह्यूमिलेट करने के लिए उन्होंने जमींदार वर्ड यूज किया गया। जहांगीर नाम है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल, ठीक है। जहांगीर एक तरीके से फॉरेन पॉलिसी में काफी एडेप्ट थे। वो अपने आसपास के किंगडम से काफी अच्छे रिलेशन मेंटेन करते थे। तो उन्होंने दोनों गढ़वाल और कुमाऊं किंगडम्स से अच्छे रिलेशन मेंटेन किए, जो कि उनके बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी जहांगीरनामा में भी मेंशन है। अब कुछ सिख टेक्स्ट भी है जिसमें उत्तराखंड का मेंशन किया जाता है। तो एक बुक है जिसका नाम है विचित्र नाटक, ये एक सिख रिटन ट्रेडिशन है। इसमें उत्तराखंड का मेंशन किया गया है, स्पेशली हरिद्वार वेस्टर्न गढ़वाल एरिया का, ठीक है, ठीक है। अब आता है ब्रिटिश टाइम। ब्रिटिश पीरियड की एक सबसे अच्छी चीज थी कि ब्रिटिशर्स जो थे ये डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग में बहुत पक्के थे। क्योंकि जो इनके जो रूलर्स जो थे वो होते थे इंग्लैंड में, और वो रूल करते थे थ्रू वाइस रॉय, गवर्नर्स एंड जनरल्स इंडिया में। तो वो लोग हमेशा रिपोर्ट्स वगैरह मांगते थे कि आप जो भी कर रहे हो हमें बताओ। क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इंडिया में, वो था एक्सप्लॉइट करना ताकि पैसे कमा सके इंडिया से।
तो इसलिए वो इंश्योर करते थे कि वो इंडिया में जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करें, ताकि वो रियलाइज़ कर सके कि पैसे कहाँ से कमाए जा सकते हैं। तो काफ़ी रिपोर्ट्स बनाए जाते थे, ठीक है? एरिया जो इलाका जो बनाया है उसको रन कैसे करें, ठीक है? सर्वे किया जाता था और ये पूरे सर्वे का एक ही पर्पस होता था कि लैंड रेवेन्यू कैसे लिया जाए, टैक्सेस कैसे लिया जाए, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ से हमें उत्तराखंड की हिस्ट्री पता चल सकती है, इनमें से इम्पोर्टेंट है हिमालयन गैजेटियर, ये एटकिंसन ने लिखी थी 1882 में। एक है ब्रिटिश गढ़वाल अ गैजेटियर, ये एच डी वॉल्टर ने लिखा था। इसके बाद जब नेशनलिस्ट पीरियड स्टार्ट हुआ था तो उत्तराखंड में भी नेशनलिज्म का वेव चला, तो यहाँ पे भी काफी नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर सर्कुलेशन में आए, जैसे शक्ति, गढ़वाली, अल्मोड़ा अखबार। देखिए इन सब ने यहाँ के उत्तराखंड में जो नेशनलिज्म इवॉल्व हो रहा था उसके बारे में मेंशन किया। अब कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स की भी बात कर लेते हैं, जैसे हुइन सांग। अच्छा, हुइन सांग आए थे, इंडिया आए थे, वो उत्तराखंड साइड भी गए, हरिद्वार गए। हरिद्वार को उन्होंने अपनी किताब सी यूकी में बोला है मोयूली, ठीक है? हरिद्वार को उस टाइम माया नगरी बोला जाता था। अब फॉर व्हाट रीजन माया नगरी बोला जाता था, ये पता नहीं, क्या पता कुछ रिलेशन हो इनका रिलीजन से पहले से ही। और एक ब्रह्मपुर किंगडम भी हुआ था, होता था उत्तराखंड में ही, उसको उनने लिखा है पोली ही मोयूला। उसके बाद कुछ मिशनरीज भी आए थे, एंटोनियो डे एंड्राडे, ठीक है? मिशनरीज आते थे इंडिया में या अलग अलग जगह फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन। वो ढूंढते थे फर्टाइल लैंड्स कहाँ पे जहाँ वो कन्वर्ट कर सके लोगों को, जहाँ पे लोगों की मान्यता इतनी पक्की ना हो ट्रेडिशन में। तो उत्तराखंड भी आए थे। बोला जाता है उनका एक परमार किंग के साथ भिड़ंत हो गई थी, जिनको बिल्कुल इनका पसंद नहीं आया इनका आना, इनका उनको इंटेंशंस पसंद नहीं आए, तो उन्होंने इनको खूब अटैक किया था, खूब हैरेस किया था पूरे टाइम पे। फिर फाइनली तिब्बत चले गए थे। फिर इनफैक्ट बोला जाता है कि इनको उस टाइम अकबर या जहांगीर से परमिशन मिली थी, रिटन परमिशन, कि आप उत्तराखंड जा सकते हैं। बट जो उत्तराखंड के किंग थे उन्होंने बिल्कुल उसको नजरअंदाज कर दिया और उन्होंने इनको हैरेस किया, अटैक किया, अरेस्ट किया। तो इससे भी माना जाता है कि उत्तराखंड के किंग्स एक तरह से इंडिपेंडेंट थे। इवन मुगल एम्पायर के फरमान ने भी उनको बचा नहीं पाए थे। फिर काफी बैलेड्स और टेल्स है ना? कुछ ओरल ट्रेडिशंस होती है, अगर आपको पता होगा, पुराने जो दादा दादी वगैरह के टाइम पे गांव वगैरह में कुछ गाने वगैरह गाए जाते हैं, जिससे कि हमें हम उस एरिया की, लोकल एरिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह के बारे में पता चलता है, ठीक है? जैसे कि रजूला मालूशाही, जागर, जागर बड़े फेमस है, ठीक है? रमोला पोडास। तो ये सब ट्रेडिशंस है, ये मतलब फेस्टिवल्स वगैरह में गाए जाते हैं, और ये लोकल कल्चर, हिस्ट्री, रिलीजन, वेजिटेशन, उन सब से रिलेटेड होता है। उससे भी हमें वहाँ लोकल एरिया के बारे में पता चलता है। अब रजूला मालूशाही क्या है? लव स्टोरीज के बारे में पता चलता है। और ये किसके बारे में बताता है? इंटर रिलेशन बिटवीन भोटियाज एंड राजपूत, ठीक है? अब राजपूत मोस्ट प्रोबेबली खस राजपूत के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोनों पहाड़ में रहते हैं। फिर कुमाऊं और हून देश के बारे में, रिलेशन के बारे में भी बताता है, और सोशल कंडीशन, ठीक है? जागर्स क्या होते हैं? ये रिचुअल होते हैं जहाँ पे गॉड्स और स्पिरिट्स को बुलाया जाता है। आप में से जो पहाड़ के हैं, आप लोगों ने पक्का ये देखा होगा, सुना क्या होगा, देखा भी होगा, अटेंड भी किया होगा। अब आप लोग को पता हो, एंड मोस्टली जो पहाड़ से उनको पता होगा, वहाँ पे देवता आना, देवता चढ़ना कितना कॉमन है, वहाँ पे देवी देवता चढ़ना लोगों पे, ठीक है? तो जागर परंपरा वहीं से कुछ लेना देना उनका। अब नेक्स्ट सोर्स आ जाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थोड़े साइंटिफिक होते हैं। बेसिकली आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ एंशिएंट एंड रीसेंट ह्यूमन पास्ट थ्रू द स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स। मतलब जो हमें मटेरियल मिलता है खुदाई के दौरान या एक्सीडेंटली, उनकी स्टडी की जाती है। और भी एविडेंसेस देखे जाते हैं, जैसे रिटन एविडेंस, लिटरेचर वगैरह, और उन सबको कोरोबरेट करके हम एक बहुत ही रिलायबल और एक्यूरेट पिक्चर ला पाते हैं हिस्ट्री की, इतिहास की, कि उस टाइम हुआ क्या होगा। जैसे फॉर इंस्टेंस मोहनजोदारो की अगर बात करें, तो हमें हड़प्पा मोहनजोदारो में बहुत सारे सील्स मिलते हैं, और सिमिलर सील्स हमें मेसोपोटामिया में भी मिलते हैं, जो प्रेजेंट इराक में है, ठीक है? इराक में भी सेम हमें हड़प्पन सील्स मिलते हैं। और मेसोपोटामियम टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि वो लोग एक मेलुहा नाम के ट्राइब से ट्रेडिंग करते थे। तो हमें सील्स मिले, सील्स इंडस वैली में भी मिले, मेसोपोटामिया में भी मिले। मेसोपोटामिया के हमें लिटरेरी एविडेंस से पता चलता है कि वो लोग मेलुहा नाम के लोग से ट्रेड करते थे। तो यहाँ से हमने क्या, एक बहुत ही
एक एक्यूरेट पिक्चर निकाल पाए कि मेसोपोटामिया और इंडस वैली का ट्रेडिंग रिलेशन होता था, आपस में लोग ट्रेड करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से जो है हम हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देख लेते हैं उत्तराखंड में, और काफी फेमस जो है उसमें से एक है कालसी रॉक इंस्क्रिप्शन। कालसी देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कालसी ब्लॉक जो है ये जॉनसर पावर का पार्ट है, एंड यहाँ पे अशोकन एडिक्ट है। ठीक है, ये वो एडिक्ट है, आप लोग भी कभी जाएंगे तो देखिएगा। यहाँ पे ब्राह्मी में लिखा हुआ है। अशोक क्या करते थे उस टाइम पे, सम्राट अशोक जो अपने एम्पायर जो था वहां पे एडिक्स और पिलर्स लगाते थे, जहाँ पे वो कुछ इंस्क्राइब करते थे, और वो इंस्क्रिप्शन जो थे एक तरीके से डायरेक्शन होते थे, किसके लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए। ठीक है, काफी इंस्क्रिप्शन आपको टेम्पल्स में भी मिल जाएंगे। लैंग्वेज का यूज की गई है इन इंस्क्रिप्शन में संस्कृत। संस्कृत कभी कभी गढ़वाली और कुमाऊनी के साथ मिक्स भी है। यह पाली या पहाड़ी लैंग्वेज। अब हमने अभी ऊपर ही बात करी थी कि सिंस यहाँ पे बुद्धिस्ट भी रहते थे, तो बुद्धिस्ट मीन्स पाली लोग भी पक्का है, पाली भी बोली जाती होगी। स्क्रिप्ट कौन सी यूज की जाती थी, ब्राह्मी या उसके वेरिएशन, जैसे गुप्ता ब्राह्मी, कुटिला स्क्रिप्ट, नगरी स्क्रिप्ट, या फिर एक शंख स्क्रिप्ट जो अभी तक इनडिसाइफर्ड है। एक और इंपॉर्टेंट सोर्स उत्तराखंड के प्री हिस्ट्री का क्या है, रॉक पेंटेड शेल्टर। रॉक पेंटेड शेल्टर्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, जैसे लकोडियार, ग्वारकोडियार, किम्बी फलसीमा वगैरह। ठीक है, अब लाखा मंडल एक जगह है यमुना वैली में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे बोला जाता है यादव की एक प्रिंसेस थी, ईश्वरी देवी, उन्होंने कुछ इंस्क्राइब कर रखा है। अच्छा, लाखा मंडल अगर आप लोगों ने महाभारत पढ़ी है तो आपको पता होगा, महाभारत में एक चैप्टर था जब दुर्योधन ने पांडवों को एक बैक्स के घर में जलाने की कोशिश करी थी, तो बोला जाता है वो यही लाखा मंडल ही था। ठीक है, एक यहाँ पे ईगल शेप वैदिक ऑल्टर भी मिलता है। ठीक है, योगशाला करके एक एरिया बोला जाता है कि यमुना वैली में था, एक किंगडम होता था युगशाला। वहां के एक राजा थे शिलावर्मन, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए थे, और यज्ञ जो किए थे वो इन ऑल्टर्स में किए थे जिनका ईगल शेप हुआ करता था। जब जब ये ढूंढा था, डिस्कवरी हुई थी, तब वो ईगल शेप के थे। अभी तो ऐसा कुछ रहा नहीं। कॉइन्स, कॉइन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है इतिहास को पता करने के लिए। ठीक है, स्टडी ऑफ कॉइन्स को बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। अब कॉइन्स में क्या होता था, मोस्टली जो राजा होते थे वो या तो अपना नाम इंस्क्राइब करते थे, या अपने देवी देवताओं के मेंशन करते थे, या कुछ अपने किंगडम का सिंबल उसमें मेंशन करते थे, जिससे हमें पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे वहां पे रूल कौन करता था, उनका रिलीजन क्या था, उनके देवी देवता कौन थे। ठीक है, इन काफी चीजों के बारे में पता चल जाता है। जैसे कि अगर आपने गुप्ता कॉइन जो है, वहां पे गुप्ता कॉइन में शंख मिल जाता था, क्योंकि गुप्ताज वैष्णव थे, विष्णु के फॉलोअर्स थे। एंड शंख जो है, अगर आपने महाभारत वगैरह देखी है तो आपने नोटिस किया होगा, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में शंख रहती थी। ठीक है, तो क्या क्या पता चलता है, नाम पता चल जाता है, एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर। मतलब जहां जहां आपको एक कॉइन्स दिखते हैं, इसका मतलब उनका एम्पायर का एग्जिस्टेंस वहां तक रहा होगा। स्टेट ऑफ इकोनॉमी कैसी थी, स्टेट ऑफ इकोनॉमी कैसे पता चलता है, अगर आपको गोल्ड कॉइन ज्यादा दिखते हैं तो दैट मीन्स फ्यूडल कल्चर था, क्योंकि कॉमन लोग जो थे वो गोल्ड कॉइन इस्तेमाल नहीं करते थे। गोल्ड कॉइन इस्तेमाल करते थे राजा महाराजा, उनके मंत्री वगैरह। अगर आपको ब्रॉन्ज या लेड टाइप के कॉइन्स दिखते हैं तो दैट मीन्स वहाँ के जो लोकल लोग थे वो लोग भी करेंसी से एक्सचेंज करते थे, बार्टर इतना नहीं होता था। अभी अगर अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप नोटिस करेंगे, कुशान्स के टाइम पे कॉइन्स खूब सारे मिलते हैं, ब्रॉन्ज कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स। तो मतलब उस टाइम एक तरीके से करेंसी बेस्ड इकोनॉमी बन गई थी। फिर गुप्ता पीरियड खत्म होते होते जब हर्षवर्धन का टाइम आया, तब आपको कॉपर ब्रॉन्ज वगैरह कॉइन्स मिलने बंद हो जाते हैं। इसका मतलब है लोगों ने कॉइन सिस्टम बंद कर दिए थे, वो बार्टर इकोनॉमी की तरफ फिर से चले गए थे। ठीक है, इससे हमें कुछ आइडिया आ जाते हैं। काफी किंगडम जो है उनके बारे में जो सोल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ कॉइन है, जैसे कि कुनिंदास। फिर हमें उनके कॉइन से ही पता चलता है उनके बारे में प्रॉपर जो हिस्टोरिकल अकाउंट है। अदरवाइज महाभारत वगैरह में कुनिंदा का मेंशन है, बट प्रॉपर उनका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के बारे में हमें सिर्फ कॉइन से ही पता चलता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की वीडियो में इतना ही।
बाकी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ करने की। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं कुरिंदाज़ और न्योदियाज़ कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।